हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। क्लास 8 का ये साइंस का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और इसमें हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ से। देखिए, बोल रहा है कि द बाउंड्री ऑफ द ओनियन सेल इज़ द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। अगर आप ओनियन को, उसकी लेयर को अगर आप निकाल के माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो अगर आपको एक बाउंड्री वहाँ पे दिख रही है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जब बाउंड्री दिख रही है तो इसका मतलब ये जो बाउंड्री है ये क्या है? ये बाउंड्री क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। और ये कवर होती है बाय अनदर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। अब भाई जब प्लांट की बात है तो प्लांट में सेल वॉल भी होता है, ठीक है। तो प्लांट में सेल वॉल भी होता है, ठीक। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। सेंटर में जो ये डेंस राउंड बॉडी है इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। द जेली लाइक सब्सटेंस, और जो जेली लाइक सब्सटेंस है जो बीच मौजूद है, सेल ऑब्जर्व्ड इन एन ओनियन पील। ये है सेल्स जो ऑब्जर्व होंगे एक ओनियन पील में। ओनियन पील अगर लगा के, ओनियन के मतलब पतला सा उसका एक लेयर निकाल के अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस तरह का ऑब्जर्वेशन आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। जो जेली लाइक सब्सटेंस है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, यानी कि ये वाला एरिया, ये है हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये जो एरिया है ये हमारा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये है सेल मेम्ब्रेन, दोनों तीनों चारों, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया यहाँ पे, इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म हो गया और ये सेंटर में न्यूक्लियस हो गया। तो इस तरह से आपको चीज़ों को समझना है कि साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियस क्या है। ये हो गया साइटोप्लाज्म। इसके बाद देखिए आ रहा है कि यू हैव लर्नड अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव शेप टू द सेल। आपने पहले पढ़ा है कि सेल को शेप कौन देता है? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल को शेप कौन देता है? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आपको ये रखना है कि सेल को शेप देता है सेल मेम्ब्रेन। इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज एन आउटर थिक लेयर ऑफ सेल ऑफ प्लांट्स कॉल्ड सेल वॉल। लेकिन प्लांट के केस में सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और आउटर लेयर होती है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। सो वी हैव अनदर लेयर विच इज थिक इन प्लांट्स आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज सेल वॉल, ठीक है। दिस एडिशनल लेयर ऑन द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। प्लांट्स को ये सेल मेम्ब्रेन चाहिए होती है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो प्लांट्स के केस में आप क्या पाते हैं? सेल मेम्ब्रेन के अलावा उसके बाहर एक और कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं क्या? जिसको बोलते हैं सेल वॉल। तो ये सेल को अच्छे से प्रोटेक्ट करती है। तो सेल वॉल जो होता है सेल को अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। प्लांट सेल के केस में ऐसा होता है, ठीक है। तो सेल वॉल किस केस में होता है? प्लांट सेल के केस में सेल वॉल होता है, ठीक है। Plant cell need protection against variation in temperature, high wind speed, atmospheric moisture। तो जो भी प्लांट सेल होते हैं उनको प्रोटेक्शन चाहिए होती है। किससे? वेरिएशन होता है जिसमें टेम्परेचर में, हाई विंड स्पीड से, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एटसेट्रा से, इन सभी चीज़ों से हमको प्रोटेक्ट करना होता है प्लांट को, अपने आप को। तो वो सेल वॉल इनको प्रोटेक्ट करता है। दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशंस बिकॉज दे कैन नॉट मूव। वो इन वेरिएशंस में इसलिए एक्सपोज है भाई क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते। ऐसा कुछ देख के कोई मान लो चीज़ इनको नुकसान पहुंचा रही है तो वहाँ से मूव कर जाए, ऐसा नहीं है। प्लांट्स एक जगह रहते हैं, तो इसलिए इनको सेल वॉल की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो इतने सारे जो वेरिएशंस हैं, चाहे टेम्परेचर का हो, चाहे विंड स्पीड का हो, चाहे एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर का हो, चाहे हाई विंड हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो इससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांट्स के पास क्या होता है? सेल वॉल होता है। इसके बाद आप जो है देख सकते हैं कि किस तरह से हम मतलब माइक्रोस्कोप में डिफरेंट प्लांट सेल्स को हम बना के देख सकते हैं। चाहे ओनियन की बात हो या किसी और चीज़ की बात हो तो हम उसको प्लांट सेल में उसकी लीफ को या किसी की रूट को, किसी पार्ट, बॉडी के पार्ट को, ओनियन पील को, इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं?
माइक्रोस्कोप में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने जाना कि भाई सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स याद कर लीजिए। व्हाट इज़ साइटोप्लाज्म, व्हाट इज़ सेल मेम्ब्रेन, व्हाट इज़ न्यूक्लियस, इन सभी का फंक्शन क्या है। इनके डेफिनेशन के साथ साथ इनका फंक्शन ही पता होना चाहिए कि हाँ भाई साइटोप्लाज्म ये है तो इसका फंक्शन ये है, सेल मेम्ब्रेन ये है तो इसका फंक्शन ये है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए ये हमारा पूरा डिटेल में दिया गया है यहाँ पर, तो ये ज़्यादा नहीं बचा है। अब 2 लेक्चर में हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ये 2 ही पेज बचे हैं इसमें, हार्डली फ्री है। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, समरी आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर्स आप सॉल्व कीजिए। जितना भी हम पढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा, इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन आंसर आप सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व कीजिए, लिखिए, लर्न कीजिए, जो भी डाउट हो उसको पूछिए। तो स्टूडेंट्स ये हमने डिस्कस किया यहाँ तक। चलिए थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे ह्यूमन चीक सेल की बात करें, देखिए यहाँ पे ऐसे दिखेंगे ह्यूमन चीक सेल माइक्रोस्कोप में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन बाहर ही आपको पता है, साइटोप्लाज्म ये अंदर का पार्ट होता है, और न्यूक्लियस ये सबसे डेंस पार्ट होता है। तो देखिए सबसे अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के बाहर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, और सबसे अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो सबसे अंदर न्यूक्लियस को कवर करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर जो है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के बाहर है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये ह्यूमन चीक सेल का हो गया। अब चलिए इसमें डिटेल में जानते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में हम, कि साइटोप्लाज्म है क्या। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म क्या है, ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में। जो आपको पहले ही पता है कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है, सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन होता है। तो जो बीच का जो खाली वाला एरिया होता है, जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये सेल मेम्ब्रेन है। तो ये जो बीच का खाली वाला एरिया, यही पूरा कहलाता है क्या, साइटोप्लाज्म। ये जो खाली एरिया है बीच का, ये पूरा कहलाता है साइटोप्लाज्म। ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है, और जितने भी और कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो सारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। याद रखिएगा, सारे ऑर्गेनेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में। जो भी और कंपोनेंट्स हैं सेल के, जो भी और ऑर्गेनेल्स हैं सेल के, वो सारे के सारे मौजूद होते हैं किसमें, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो दीज आर, जैसे कौन कौन से ऑर्गेनेल्स आपको पता ही है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स एटसेट्रा। ये सारे जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, ये सारे के सारे साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। इनके बारे में आप हायर क्लासेस में लर्न करेंगे। तो ये हमारा साइटोप्लाज्म देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये जो पार्ट है यही हमारा साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है, ये खुला वाला हिस्सा, ये साइटोप्लाज्म है। इसी में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे मौजूद रहती हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, जो भी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, सब कुछ यहीं साइटोप्लाज्म में ही मौजूद होता है। ठीक, ये हो गया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बाद देखिए क्या है हमारे पास, न्यूक्लियस आ रहा है। अब न्यूक्लियस क्या, इसको जानते हैं। न्यूक्लियस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी लिविंग सेल का। ठीक है, और ये जनरली कैसा होता है, स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब गोल होता है, एंड लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल, और ये सेल के सेंटर में लोकेट होता है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, स्फेरिकल होता है, ये सेल में लोकेटेड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन ईजिली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। इसको हम स्टेन कर सकते हैं और फिर ईजिली इसको हम देख सकते हैं किसकी मदद से, माइक्रोस्कोप की मदद से। तो जो न्यूक्लियस है इसको आसानी से स्टेन किया जा सकता है, और इसको जो है माइक्रोस्कोप की मदद से हम देख सकते हैं। ठीक, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो न्यूक्लियस होता है वो साइटोप्लाज्म से सेपरेटेड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो आपको याद रखना है कि न्यूक्लियस की अपनी खुद की एक मेम्ब्रेन होती है जो उसको कवर करके रखती है, उसको सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म से। उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द मेम्ब्रेन विच सेपरेट्स साइटोप्लाज्म from the nucleus. So nuclear membrane separates nucleus from the cytoplasm. This membrane is also porous and allow the movement of materials between the cytoplasm and the inside of the nucleus. और ये जो membrane है ये कैसी होती है, पोरस होती है। याद रखिएगा,
ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये पोरस होती है, मतलब बहुत छेददार होती है। ये अलाउ करती है किसी भी चीज़ का, मटेरियल का मूवमेंट, जो कुछ स्पेसिफिक चीज़ होती है उनका मूवमेंट ये अलाउ करती है। किसमें? बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर, यानी कि साइटोप्लाज्म में। इसमें ये मूवमेंट्स को भी अलाउ करती है कुछ चीज़ों के, कि भाई किस चीज़ को अंदर जाना है, किस चीज़ को बाहर आना है, तो उनके मूवमेंट्स को भी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रेगुलेट करती है या अलाउ करती है। ठीक है, चलिए न्यूक्लियस तक ही हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो ये करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और बोल रहा है कि विथ अ माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन वी कैन सी अ स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस। अगर हम थोड़ा हायर मैग्निफिकेशन का माइक्रोस्कोप यूज़ करें तो हमें न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज़ दिखती है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। तो इट इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियोलस, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है, एक स्फेरिकल बॉडी होता है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। और इसके अलावा न्यूक्लियस में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। देखिए न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी है जो सेंट्रल में होता है, स्फेरिकल होता है, सेंटर में होता है, स्फेरिकल बॉडी होती है। और उसके अलावा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसे भी कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और क्रोमोसोम्स के ऊपर ही क्या होती हैं? जीन्स। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्या कैरी करते हैं? जीन्स को कैरी करते हैं और हेल्प करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफ स्प्रिंग्स, यानी कि वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन होते हैं वो किसकी मदद से होते हैं? जीन्स की मदद से। और जीन्स किसके ऊपर होती हैं? क्रोमोसोम्स के ऊपर होती हैं। और क्रोमोसोम कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्रोमोसोम होता क्या है? ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। सो क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन्स जीन्स ऑन देम एंड दीज जीन्स विल इनहेरिट द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन। जैसे आप देखते हैं ना कि जो भी बच्चे होते हैं उनकी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, माँ बाप से मिलती हैं, चेहरा, बाल, नाखून, आँख, नाक, कान, सब माँ बाप से मिलता है। तो वो सारे कैरेक्टर्स जो माँ बाप से बच्चों में आते हैं वो किसके थ्रू आते हैं? जीन्स के थ्रू आते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो जीन्स होती है वही कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास करने में मदद करती है। ठीक है, जो बच्चे होते हैं वो हमेशा अपने माँ बाप की तरह दिखते हैं या दादा परदादा की तरह दिखते हैं, तो वो कैरेक्टर्स जो होते हैं कहीं ना कहीं उनके माँ बाप से ही बच्चों में आते हैं। तो उसको लाता कौन है? उस कैरेक्टर को ट्रांसफ़र कौन करता है? तो उस कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने में जीन्स सबसे आगे होते हैं, जीन्स का रोल होता है, यानी कि क्रोमोसोम्स का रोल होता है, आप कह सकते हो। ठीक, द क्रोमोसोम कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। क्रोमोसोम को तभी देखा जा सकता है जब सेल्स डिवाइड होती हैं। तो आपको ये दिमाग में बिठा लेना है, क्रोमोसोम हमेशा नहीं दिखते हैं, क्रोमोसोम्स तभी दिखते हैं जब सेल्स डिवाइड होती हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स तभी दिखते हैं जब सेल्स डिवाइड होती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने न्यूक्लियस डिस्कस कर लिया, साइटोप्लाज्म डिस्कस कर लिया, और ये सब डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें। अब कल नए प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे जीन के बारे में, और इसके आगे फिर हम थोड़ा बहुत जो भी हो सारा डिस्कस करेंगे, और फिर हमारा चैप्टर भी ख़त्म ही हो जाएगा जल्दी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं छोड़ दे रहा हूँ, कल हम डिस्कस करेंगे जीन। तो जितना भी मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, वीडियो को एक बार 2 बार सुनिए, और पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करिए। एक एक लाइन, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट होता है। सो यू हैव टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी लाइन एंड ईच एंड एवरी वर्ड यू हैव टू फोकस ऑन, राइट, सो दैट you get a good knowledge. And this is helpful for class 8 students, and as well as it is helpful to those students who are preparing for any other exams and they are looking for basic level of science. जो भी बेसिक लेवल की साइंस पढ़ रहे हैं किसी भी और एग्जाम के लिए, उनके लिए भी ये मदद करेगा। तो हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर आपको साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल रहा है। क्लास 6 से लेकर के 10 तक की पूरी साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल रहा है। सब कुछ मैं NCERT से पढ़ा रहा हूँ। ये क्लास 6 से 10 तक के बच्चों को तो मदद करेगा ही करेगा, या उन सभी को मदद करेगा जो भी बेसिक लेवल की साइंस पढ़ना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। मैं किसी एक एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंटेशन यहीं ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, जीन को डिस्कस करेंगे क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। थैंक यू।